अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP ऊप का लेसन नंबर 20 है। और इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ डेटाबेस के ऑपरेशंस के बारे में बात करूंगा। जब PHP में काम करते हैं तो डेटाबेस की तरफ आप आते हैं, उसके लिए हमारे पास दो तरह की लाइब्रेरीज हैं। जो एक लाइब्रेरी है उसका नाम MySQLi है और जो सेकंड लाइब्रेरी है उसका नाम PDO है। जो MySQLi और PDO लाइब्रेरी है, इन दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। अगर आप डिफरेंसेस जानना चाहते हैं तो ये जो लिंक आपके सामने नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी जिसमें मैंने डिटेल में इनमें जो डिफरेंसेस हैं उन पे बात की है और इनको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। आज का जो वीडियो लेसन है इसमें मैं MySQLi वाली लाइब्रेरी यूज़ करूँगा और इसमें जितने भी बेसिक डेटाबेस ऑपरेशंस हैं मैं उनको परफॉर्म करूँगा। और अगर तो आपको PHP यूज़ नहीं करना आती और आप ये वीडियो लेसन डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मेरी सीरीज़ PHP 5 प्रोसीजरल एंड MySQLi के नाम से है, सबसे पहले वो वीडियो सीरीज़ देखें क्योंकि बेसिक्स आपको आने चाहिए और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कोर्स है। तो सबसे पहले वो देखें, उसके बाद फिर आप इस कोर्स की तरफ आएँ। ओके, सबसे पहले जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं वो तो सेम है जो कि हम लोग पहले से यूज़ करते हैं जब डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाना होता है। तो जो सबसे पहली लाइन होती है उसमें असल में डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाया जाता है, लेकिन आज जो मैं एग्जांपल करूंगा ऑब्वियसली डिफरेंट होगी क्योंकि जो मैं आज टेक्निक यूज़ करूंगा, जो मैं इंटरफेस यूज़ करूंगा, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस होगा। एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन विद डेटाबेस। इसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास कोई डेटाबेस पहले से अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसी को यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले जो MySQL वाला मॉड्यूल है यानी कि MySQL सर्वर, इसको स्टार्ट करना होगा। इसको स्टार्ट कर देने के बाद अब मैं ब्राउज़र में आके लिखूँगा लोकल होस्ट और लोकल होस्ट लिखने के बाद मेरे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और ये वाला पेज जैसे ही ओपन होता है, सबसे इस लाइन पे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है PHP 5.6.23, यानी कि जो PHP का वर्जन अभी मेरे पास इंस्टॉल्ड है वो 5.623 है, 5.6.23। और मुझे PHP माई एडमिन पे क्लिक करना होगा जो कि एक्सट्रीम राइट टॉप कॉर्नर पे है। मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक कर देने के बाद लेफ्ट साइड पे मेरे पास लिस्ट की शक्ल में डेटाबेसेस आ रही हैं। तो इसमें जो मेरी डेटाबेस है जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो test_db के नाम से है। मैंने इस डेटाबेस को चूज़ किया और ये डेटाबेस मेरे सामने ओपन है और इस डेटाबेस के अंदर ये 3 टेबल्स हैं, यूज़र्स, सब कैटेगरी और उसके बाद मोबाइल नंबर्स। तो जो यूज़र्स के नाम से टेबल है आज इसको यूज़ कर लेते हैं, यानी कि मैं जितने भी डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा वो इस टेबल पे करूँगा असल में। ओके, टेक्स्ट एडिटर पे वापस आते हैं और कनेक्शन एस्टेब्लिश कराने के लिए कोड लिखते हैं। MySQLi या मैं db लिख लेता हूँ, db इक्वल्स टू न्यू ऑफ MySQLi। ये MySQLi के कंस्ट्रक्टर है और इसको 4 पैरामीटर्स हम पास करेंगे। जो पहला पैरामीटर है डिफाइन, यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर रहा हूँ जो कि डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करते होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा DB होस्ट। जो DB होस्ट है वो लोकल होस्ट है और इसको कॉपी कर लेते हैं। जो टेक्निक आज मैं यूज़ करूँगा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में MySQLi इंटरफेस यूज़ करते हुए सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है और उसके बाद जो बेहतर टेक्निक है नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं वो यूज़ करूँगा। DB अंडरस्कोर यूज़र, उसके बाद DB पासवर्ड और DB नेम। और DB जो यूज़र है उसका नाम है रूट, पासवर्ड मैंने सेट नहीं किया हुआ इसलिए जो पासवर्ड वाला कांस्टेंट है इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। और उसके बाद जो DB नेम है वो है test_db, ये मेरी डेटाबेस का नाम है। तो ये अच्छी अप्रोच है कि आप कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर लें और फिर वो जो कॉन्स्टेंट्स हैं आप उनको यूज़ करें और जो आपकी इन्फॉर्मेशन है
जो एक एक कांस्टेंट कंटेन करता है उसको जिस जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल करना है। इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा बेहतर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको नाम दे देते हैं कॉन्फिग का। config.php। अब जो कॉन्फ़िग वाली फाइल है वो तमाम कोड कंटेन कर रही है कॉन्स्टेंट्स वाला। अब सिंपली मुझे क्या करना होगा, जो कॉन्स्टेंट्स वाली फाइल है उसको यहाँ पे इंक्लूड करवाना होगा। इंक्लूड config.php। ओके, जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है db host, उसके बाद db user, फिर db password, फिर db underscore name। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर तो कोई एरर आता है तो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो डाई हो जाएगा। किस केस में? अगर डेटाबेस कनेक्शन में कोई एरर आ जाता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ db connect error number जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे आके डेड हो जाएगी। उसके लिए मैं लिखूंगा $db connect error echo connected। अगर तो कोई एरर मैसेज आता है तो उस केस में हमारा जो स्क्रिप्ट है वो लाइन नंबर 10 पे आके डाई हो जाएगा, यानी कि जो एग्जीक्यूशन है वो डेड हो जाएगी यहाँ पे और एग्जीक्यूशन फर्दर नीचे नहीं आएगी। और अगर तो कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाता है, कोई भी एरर नहीं आता, तो उस केस में जो एग्जीक्यूशन है वो डायरेक्टली लाइन नंबर 12 पे आ जाएगी। जो इफ वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद इसकी आउटपुट ब्राउजर में देखते हैं। देखिए वी आर सक्सेसफुली कनेक्टेड। कनेक्ट हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे डिफरेंट क्वेरीज एग्जीक्यूट करता हूँ। और इस लाइन को मैं रिमूव नहीं करता, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ। क्वेरी, और इसमें डेटाबेस की जितनी भी फील्ड्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो फुल फ्लेज टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स db result equals to $db query। और इसको मैं बेसिकली जो क्वेरी है वो पास कर दूंगा। क्वेरी मैंने इसको पास कर दी। पास कर देने के बाद अब यहाँ पे आके चेक करते हैं कि हमें कितने रिकॉर्ड्स मिले हैं असल में, यानी कि कितना डाटा डेटाबेस में से निकला है। रिजल्ट नम रोज, रिफ्रेश। ये देखिए मेरे पास आउटपुट आ गई। 7 रिकॉर्ड्स निकले हैं इस टाइम पे डेटाबेस में से। टेबल देखते हैं, टेबल में कितने पड़े हैं। देखें टेबल में भी 7 रिकॉर्ड पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अभी जस्ट मैंने चेक किया कि कितने रिकॉर्ड्स डेटाबेस के टेबल में अवेलेबल हैं। यहाँ पे केफ की स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं $result num rows greater than 0, यानी कि अगर रिजल्ट सेट में हमारे पास जो डाटा रिटर्न हुआ है वो 0 से ज़्यादा रोज हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डाटा आ चुका है। और इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आके एक वाइल का लूप लगा लेते हैं। वाइल का लूप लगाने के बाद लूप के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें लिखना होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा इक्वल्स टू
डॉलर रिजल्ट फेच एसोक। एसोसिएटिव एरे है जिसको मैं एक्सक्यूज मी, एसोसिएटिव एरे है जिसको मैं फेच करवा रहा हूँ असल में। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ निकल रही हैं उनको आउटपुट करवा लेते हैं। एको डॉलर डाटा, सबसे पहले आईडी था, इसके आगे ब्रेक टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि जो भी प्रिंट हो वो लाइन बाय लाइन प्रिंट हो। उसके बाद चलते हैं ब्राउज़र पे। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये जितने भी आईडीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं वो तमाम आईडीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी डेटाबेस आप यूज़ कर रहे होते हैं और उसके साथ आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जब आप डेटाबेस के साथ काम कर लेते हैं जो आपने काम करना होता है, उसके बाद कनेक्शन लाजमी क्लोज किया करें। तो मैं उसके लिए लिखूंगा सबसे पहले तो जो मेरा वेरिएबल है रिजल्ट के नाम से, इसको मैं फ्री करूंगा, यानी कि इसने जितनी भी मेमोरी रिजल्ट वाली ऑक्यूपाई की हुई है उसको मैं फ्री करूंगा। उसके लिए मैं लिखूंगा डॉलर रिजल्ट फ्री और उसके बाद डॉलर डीबी क्लोज। तो मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन भी क्लोज हो गया। तो ये अच्छी अप्रोच है असल में। और जो नेक्स्ट लाइन है इसको भी कमेंट कर देते हैं। फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ओके, अब ये तो देखें मैंने एक कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लिया, ये एक सिंपलेस्ट क्वेरी है। अब मैं चाहता हूँ मैं कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आईडी इक्वल्स टू 7। जो मैं रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड नंबर 7 सर्च करूँ। अब उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली मुझे वेयर क्लॉज यूज़ करना होगी और उसके लिए मैं लिखूंगा आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। यहाँ पे आप नोट करें जो आईडी वाला वेरिएबल है उसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, उसके साइड्स पे कोई सिंगल कोट्स नहीं है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी आपकी वैल्यू उसकी डाटा टाइप कोई नंबर है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, उसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है और उसमें कोई नॉर्मल दूसरा इंटीजर भी हो सकता है, तो आप उस वेरिएबल को सिंगल कोट्स में इनक्लोज नहीं करते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद ब्राउज़र पे चलते हैं। मैंने रिफ्रेश किया तो देखें 7 नंबर रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले करवा दूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एको ये क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के टेबल में शो करवा दें, बल्कि टेबल पे टाइम लगेगा, ऐसे ही शो करवा देते हैं। डाटा और इसमें फुल नेम के आगे ब्रेक टैग। ये ब्रेक टैग मुझे यूज़ करने की आदत है ताकि जो मेरा मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरा डाटा है वो लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा है, एक सिंगल लाइन में प्रिंट नहीं हो रहा। रिफ्रेश करते हैं और ये देखें 7 और असद CH, ये मेरा सर नेम है और ये मेरा फर्स्ट नेम है। देखें रिकॉर्ड नंबर 7 को मैंने सर्च किया था और वो निकल के मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पे कोई दूसरी डिफरेंट क्वेरीज को ट्राई करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे अपडेट वाली क्वेरी लिखते हैं। अपडेट यूजर्स सेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ न्यू फर्स्ट नेम। और जो न्यू फर्स्ट नेम है वो है फॉर एग्जांपल ब्रूसली, ब्रूस फर्स्ट नेम है। और जो लास्ट नेम है वो ली है।
मैं चाहता हूँ कि जो रिकॉर्ड नंबर 7 है उसको मैं अपडेट कर दूँ, यानी कि उसमें जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली फील्ड्स हैं उनमें जो नेम्स पड़े हैं उनको मैं अपडेट कर दूँ। फर्स्ट नेम फिर ब्रूस बन जाएगा और जो लास्ट नेम है वो ली बन जाएगा। और उसके साथ ही साथ मुझे फुल नेम को भी अपडेट करना होगा। न्यू फुल नेम इक्वल्स टू न्यू एफ नेम स्पेस न्यू लास्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम को मैंने सेट कर दिया डॉलर न्यू फर्स्ट नेम, उसके आगे कॉमा, लास्ट नेम इक्वल्स टू न्यू लास्ट नेम, उसके बाद फुल नेम इक्वल्स टू न्यू फुल नेम। तो इस लाइन में मैं करना क्या चाह रहा हूँ, आईडी नंबर 7 है और आईडी नंबर 7 पे जो फर्स्ट नेम है, जो लास्ट नेम है और उसके बाद जो फुल नेम है, इन तमाम फील्ड्स की जो वैल्यूज़ हैं, जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ आईडी नंबर 7 पे आ रही हैं, उनको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। वहाँ पे ब्रूसली आ जाएगा लिखा हुआ, फर्स्ट नेम में ब्रूस लिखा हुआ आएगा, लास्ट नेम में ली लिखा हुआ आएगा और उसके बाद जो फुल नेम है उसमें ब्रूस ली लिखा हुआ आएगा। क्योंकि देखें यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को मैं कनकैटिनेट कर रहा हूँ, दोनों स्ट्रिंग्स को मैं कनकैटिनेट कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कनकैटिनेट कर रहा हूँ। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मुझे यहाँ पे चेक लिखना पड़ेगा। इसको मुझे चाहिए कि मैं कमेंट कर दूं, मैं रिप्लेस इसको मैं डिलीट ना करूं, क्योंकि हो सकता है कि इसे मुझे थोड़ी देर में यूज़ करना पड़े, तो मुझे बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई और क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाने के बाद अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। db affected rows, इसको एको आउट करा देते हैं। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने की वजह से कितनी रोज पे उस ऑपरेशन का अफेक्ट आया। तो अफेक्टेड रोज, नंबर ऑफ रोज मुझे पता चल जाएंगे। इसको सेव करते हैं, सेव कर देने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट, ओके, ये अनडिफाइंड वेरिएबल क्योंकि मैंने ऊपर इसको यूज़ नहीं किया, ऊपर डिक्लेयर नहीं किया और उसको मैं फ्री करने की कोशिश कर रहा था। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, कनेक्टेड 0 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर वापस जाते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ब्रूस ली लिखा हुआ आ गया, यानी कि जो मेरा रिकॉर्ड नंबर 7 था वो अपडेट हो गया न्यू वैल्यू के साथ। यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ असल में, इस वाले पार्ट में मैं अफेक्टेड रोज चेक करना चाह रहा हूँ लेकिन मसला आ रहा है। चलें लेट्स ट्राई कि इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। php.net जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चलते हैं, MySQL affected rows। MySQL affected rows, मेरा कोड बिल्कुल ठीक है, कोड में कोई इशू नहीं है, लेकिन अफेक्टेड रोज रिटर्न नहीं हो रही। अफेक्टेड रोज, ओके, मैं आईडी चेंज करता हूँ। असल में काम कोड बिल्कुल ठीक कर रहा है, मैं आपको उसके प्रूफ देता हूँ। अब जो रिकॉर्ड नंबर 6 है मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ और उस रिकॉर्ड नंबर 6 पे जो वैल्यू है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम ब्रूस, लास्ट नेम ली और जो फुल नेम है ब्रूस ली होगा। यानी कि जो रिकॉर्ड नंबर 6 है जहाँ पे माइकल क्लार्क लिखा हुआ है, मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। मैं आके रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने पे देखें 1 लिखा हुआ आ गया।
एक्चुअली मैंने 2 दफ़ा रिफ्रेश कर दिया था, तो 2 दफ़ा अगर आप रिफ्रेश कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम तो कोई भी डेटाबेस पे इफेक्ट नहीं आया ना, जब आपने सेकंड टाइम रिफ्रेश किया रिकॉर्ड तो ऑलरेडी पीछे अपडेट हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा था। अब देखें, अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि सेम वैल्यूज़ ऑलरेडी डेटाबेस टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। तो इसीलिए वो जो रो थी, स्पेसिफिक रो जिसकी ID 6 थी, वो उस पर दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, यानी कि एक दफ़ा परफॉर्म हुआ, दोबारा नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे माइकल क्लार्क लिखा हुआ आ रहा है, अभी तक मैंने डेटाबेस का टेबल रिफ्रेश नहीं किया। अब मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तो ब्राउज पे क्लिक कर देने के बाद जो रिकॉर्ड नंबर 6 है वो अपडेट हो गया न्यू वैल्यू के साथ। बहुत सिंपल है डेटाबेस को यूज़ करना, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना। अब यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी चलाते हैं। सिलेक्ट की वैसे बाय द वे मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ, जो सबसे पहले वाली थी उसमें मैंने स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी गेट किया था। ओके, अब जो मैं क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा उसमें मैं कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करूँगा। ये वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं, जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मैंने लिखा रहने दिया। अपडेट की जगह पे आ जाएगा डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर id इज इक्वल टू, id इज इक्वल्स टू, डबल इक्वल मेरे मुंह से निकल गया, id इज इक्वल्स टू जो भी id यहाँ पे दी हुई है, तो इसको मैं 7 कर देता हूँ। 7 का मतलब ये है कि जो 7th नंबर पे ब्रूसली लिखा हुआ आ रहा है डेटाबेस में, यानी इस जगह पे ये वाली id, ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा डेटाबेस में से। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद अब यहाँ पे इन वेरिएबल्स की बाय द वे जरूरत नहीं है, इनको मैं निकाल देता हूँ। जस्ट मैं डेटाबेस में से एक रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने पे देखें 1 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि एक रो पे इस क्वेरी का इफेक्ट आया है। और डेटाबेस टेबल पे वापस चलते हैं। अगर मैं डेटाबेस टेबल को रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने पे जो रिकॉर्ड नंबर 7 है ये रिमूव हो जाएगा। रिफ्रेश, और ये देखें रिमूव हो चुका है। अब जो रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो 6 तक आ रहा है। ओके, इसके बाद सिलेक्ट वाली क्वेरी हो गई, उसके बाद इंसर्ट वाली रहती है, अपडेट वाली भी हो गई, इंसर्ट वाली रहती है। अब यहाँ पे कुछ डाटा इंसर्ट कर लेते हैं डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम है, और उसके बाद पासवर्ड है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। ये बेसिकली हैशिंग टेक्निक है, बल्कि मैं लंबे चक्कर में नहीं पड़ता, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह पे कोई लंबा सा पासवर्ड ऐसे ही मैनुअली लिख देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो फंक्शन काम ना करे, फिर उसमें मसला आए, फिर जाके मैं फिर से ब्राउजिंग करूँ, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको देखूँ, कौन सा पैरामीटर मैंने ठीक पास नहीं किया, तो वो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं इस तरह से काम करूँ। ओके, तो इस केस में जो मैं डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ डेटाबेस टेबल में, वो बेसिकली उसमें फर्स्ट नेम आता है, लास्ट नेम आता है, और उसमें ईमेल एड्रेस भी आएगा ऑब्वियसली। ईमेल इक्वल्स टू bruce@example.com, ये ईमेल एड्रेस हो गया। अब इनको टेबल में इंसर्ट करते हैं, और जो नीचे क्वेरी है इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसकी जगह पे इंसर्ट वाली क्वेरी आ जाएगी। इंसर्ट इनटू यूजर्स, और जहाँ जहाँ पे मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ वो सीक्वेंस डिफाइन कर देता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड। ये बेसिकली फील्ड्स हैं जिनमें मेरा डाटा मेरा गला काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। ये बेसिकली फील्ड्स हैं जिनमें डाटा मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे आप नोट करें, मैंने आईडी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इस जगह पे। आईडी मैंने इसलिए स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड है, मतलब जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड्स इंसर्ट करता जाऊँगा एक नंबर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, मुझे खुद से इंसर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यूज़ की बारी आ गई, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा
न्यू फर्स्ट नेम, उसके बाद सिंगल कोट्स में न्यू लास्ट नेम, और इसके बाद मैं लिखूंगा सिंगल कोट्स में न्यू फुल नेम, और इसके बाद मैं लिखूंगा न्यू ईमेल, और न्यू ईमेल के बाद मैं लिखूंगा $new पासवर्ड। तो ये क्वेरी मेरे सामने एक क्रिएट हो गई। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। कोड मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद ब्राउज़र पे चलते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पे जो मेरे पास रिजल्ट आया वो 1 आया, यानी कि एक रो अफेक्ट हुई। अब डेटाबेस टेबल पे चलते हैं। यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं, और जैसे ही मैं इस टेबल को रिफ्रेश करूँगा, यानी कि ब्राउज वाले टैब पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास रिकॉर्ड नंबर 8 आ जाएगा। ब्रूस ली, ब्रूस ली, ब्रूस ली। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ है ये क्यों आया, 7 क्यों नहीं आया। उसकी वजह ये है कि जो डेटाबेस का ऑटो इंक्रीमेंट का काउंटर है वो 7 पे रुका हुआ था। तो उसने आगे जो नया रिकॉर्ड, नई आईडी असाइन की, वो 7 में 1 एडअप किया, यानी कि 7 को इंक्रीमेंट किया तो वो 8 बन गया। इसलिए इस रिकॉर्ड पे जो आईडी आपको मिली वो 8 मिली। तो इसी से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और इस वीडियो लेसन में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने काफ़ी बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था, और ये बेसिकली अच्छी अप्रोच नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आपको आइडिया देना था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक यूज़ करते हुए जो MySQLite डेटाबेस है, MySQLite लाइब्रेरी है, उसकी मदद से आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेसन होगा उसमें मैं आपके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करूंगा, जो कि MySQLite लाइब्रेरी से रिलेटेड होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।